प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो आज हम क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। इसमें सबसे फर्स्ट हम देखेंगे, नंबर 1 में देखेंगे हम कि क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट डू नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। अब जानते हैं कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। कम्यूटेटिव लॉ होता है वेक्टर ए, चलो ना देखो, कम्यूटेटिव लॉ होता है ए प्लस बी बराबर हम लिख सकते हैं बी प्लस ए। ठीक है ना। कम्यूटेटिव लॉ क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव लॉ हम लिख सकते हैं ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। आप ए प्लस बी बोले या फिर बी प्लस ए बोले, एक ही बात है। तो क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। मतलब हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए नहीं लिख सकते हैं। हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए नहीं लिख सकता है। मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। ठीक है ना। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एंड वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए दोनों का वैल्यू सेम नहीं होता है। चलो देखते हैं कैसे। जैसे मान लो ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी और ये है दोनों के बीच का एंगल थीटा। चलो ठीक है, हमको चाहिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। क्या चाहिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होता है, तो होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। अच्छा, ए बी साइन थीटा यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, तो मैं बार बार बोलता हूँ कि ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है और एन कैप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। चलो ठीक है, चलो एन कैप की डायरेक्शन फाइंड करते हैं। तो हमने बताया था राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नंबर 1 में, नंबर फर्स्ट में क्या लिखा है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए लिखा हुआ है ना। तो हम अपने दाहिने हाथ के हथेली को वेक्टर ए के लॉन्ग रखेंगे। उसके बाद अपनी फिंगर को ए से बी की तरफ कॉल करेंगे, ए से बी की तरफ मुड़ेंगे, ए से बी की तरफ मुड़ेंगे। सबसे पहले अपने दाहिने हाथ के हथेली को वेक्टर ए के लॉन्ग रखेंगे, वेक्टर ए के लॉन्ग ही के, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट में क्या लिखा हुआ, वेक्टर ए लिखा हुआ ना। तो हम अपने दाहिने हाथ के हथेली को वेक्टर ए के लॉन्ग रखेंगे। उसके बाद अपने फिंगर को ए से बी की तरफ मोड़ेंगे, अपने फिंगर को ए से बी की तरफ मोड़ेंगे, अपने फिंगर को ए से बी की तरफ मोड़ेंगे। तो जो थंब का डायरेक्शन होता है ना, वो एन कैप के डायरेक्शन को बताता है। तो यहाँ पर थंब की डायरेक्शन किधर जा रही है, तो आउटवर्ड जा रही है ना। थंब की डायरेक्शन किधर जा रही है, तो आउटवर्ड जा रही है। तो हम यहाँ पर एन कैप की जगह पर क्या लिख देंगे, आउटवर्ड लिख देंगे। क्यों, क्योंकि एन कैप डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पर डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है। चलो एन कैप के जगह पर क्या लिख दिया हमने, आउटवर्ड लिख दिए। ओके, लिख दिए। अब हम देखते हैं वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, ये कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ए बी साइन थीटा। देखो इनका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, ए बी साइन थीटा। उसके बाद लिखते हैं एन कैप। चलो एन कैप की डायरेक्शन फाइंड करते हैं। हमने कहा था यहाँ पर था शुरू में क्या था, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ना। तो यहाँ पर नंबर 1 पर क्या था, वेक्टर ए, यहाँ पर नंबर 1 में क्या है, वेक्टर बी है। तो इस बार हमको अपने दाहिने हाथ के हथेली को वेक्टर बी के लॉन्ग रखना है। हमको क्या करना है, अपने दाहिने हाथ के हथेली को वेक्टर बी के लॉन्ग रखना है। उसके बाद अपने फिंगर को बी से ए की तरफ मुड़ना है, बी से ए की तरफ मुड़ना है। अपने फिंगर को बी से ए की तरफ मुड़ना है, बी से ए की तरफ मुड़ना है। तो देखो हम किधर जा रही है, इनवर्ड जा रही है ना, इनवर्ड जा रही है। मतलब यहाँ पर एन कैप की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, तो इनवर्ड हो जाएगी। तो एन कैप को हटा करके हम क्या लिख देते हैं, इनवर्ड लिख देंगे। एन कैप डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है ना, और डायरेक्शन क्या है, तो इनवर्ड आया, तो इनवर्ड हो गया। तो देखो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर आ गया ए बी साइन थीटा आउटवर्ड है, और वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए बराबर आ गया ए बी साइन थीटा इनवर्ड। ओके, तो भले ही यहाँ पर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, लेकिन डायरेक्शन तो अलग अलग है ना, डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। इसलिए हम बोलते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए।
मतलब क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। चलो पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी है कि इट फॉलोज, क्रॉस प्रोडक्ट फॉलोज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्रॉस प्रोडक्ट क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप ए इंटू बी प्लस सी बराबर लिख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग हम ए को एक बार इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए को सबसे पहले बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम लिख सकते हैं ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये होता है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करते हैं। तो मतलब यहाँ पर यदि हम लिखूं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर क्या लिख सकता हूँ? अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम वेक्टर ए को एक बार वेक्टर बी से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद वेक्टर ए को एक बार वेक्टर सी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। हम लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, उसके बाद लिखेंगे प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। चलो देख लो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, उसके बाद प्लस का साइन देंगे, लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। ओके, सिमिलरली यदि मैं कहूं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ब्रैकेट बंद, उसके बाद क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी, इसका वैल्यू क्या होगी? तो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फाइंड कर दो। क्या करेंगे? एक बार वेक्टर ए को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद वेक्टर बी को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो सबसे पहले वेक्टर ए को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या लिखेंगे हम? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, सॉरी हाँ ठीक है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी लिख देंगे ना। उसके बाद लिखेंगे हम, यहाँ पर क्रॉस का साइन नहीं होगा, यहाँ प्लस का साइन होगा, गलती से क्रॉस हो गया ना, ये प्लस का साइन हो गया। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, ठीक है। मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है विथ वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। तो यहाँ हो गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, उसके बाद प्लस का साइन आएगा ना, प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर डी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर डी, देख लो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर डी। उसके बाद ए का तो हो गया, अब बी क्या करेंगे? बी का मल्टीप्लाई करेंगे, बी को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ। हम लिखेंगे वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, क्या लिखेंगे? प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, मैं नीचे लिख रहा हूँ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, ठीक है ना, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। उसके बाद प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर डी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर डी, ये है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर डी। तो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम ये लिख सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी इनकी ये है कि यदि किसी भी वेक्टर को, दो सिमिलर वेक्टर को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए ना, तो उनका वैल्यू 0 होता है। दो सिमिलर वेक्टर को यदि आपस में आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका वैल्यू 0 आएगा। जैसे मान लीजिए यदि मैं बात करूं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी? तो चलो देखो, ए साइन थीटा होगा ना, ए साइन थीटा, थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? क्योंकि हम ए का मल्टीप्लाई ए के साथ ही कर रहे हैं ना, इसलिए थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 डिग्री हो जाएगा, और साइन 0 डिग्री बराबर 0। इस तरह से इनका वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी ना। साइन 0 डिग्री बराबर 0, तो इनकी वैल्यू कितनी भी हो, ए की वैल्यू कितनी भी हो, वो 0 हो जानी है, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो इस तरह से हमको ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर कितना हो जाएगा? 0 मिल जाएगा। उसी तरह से मैं यदि बात करूँ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा? तो ये भी 0 हो जाएगी ना। मतलब
सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आपस में हमेशा जीरो होते हैं, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूं द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सिमिलर वेक्टर इज ऑलवेज जीरो। दो सिमिलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है। जैसे मैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए की बात करें तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। उस तरह से यदि मैं बात करूं वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी की तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। उसी तरह से वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी बराबर जीरो, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर पी बराबर क्या हो जाएगी, तो जीरो हो जाएगी। तो चलो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नंबर फोर बोल रहा है कि मान लो दो वेक्टर है, इफ वेक्टर है ए इक्वल टू है एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप एंड वेक्टर बी बराबर है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। इफ वेक्टर ए बराबर इतना एंड वेक्टर बी बराबर इतना आर पैरेलल टू ईच अदर, आर पैरेलल क्या है, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, पैरेलल टू ईच अदर। यदि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो, तो क्या होगा, हम लिख सकते हैं एक्स अपॉन में बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई अपॉन में बी वाई इज इक्वल टू ए जेड अपॉन में बी जेड, ठीक है ना। यदि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो तो हम लिख सकते हैं एक्स अपॉन में बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई अपॉन में बी वाई इज इक्वल टू ए जेड अपॉन में बी जेड। मतलब इनका कोफिशिएंट का रेशियो आपस में इक्वल होगा। जब ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे ना तो इनके कोफिशिएंट का रेशियो हमेशा इक्वल होगा। तो हम लिख देते हैं इफ वेक्टर ए बराबर इतना वेक्टर बी बराबर इतना आर पैरेलल टू ईच अदर देन द रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव कोफिशिएंट will be इक्वल। ओके, देखो एक्स ए वाई बी जेड कोफिशिएंट है, एक्स कोफिशिएंट है आई कैप का, ए वाई कोफिशिएंट है जे कैप का, ए जेड कोफिशिएंट है के कैप का। उसी तरह से यहाँ पर बी एक्स कोफिशिएंट है आई कैप का, बी वाई कोफिशिएंट है जे कैप का एंड बी जेड कोफिशिएंट है के कैप का। तो यदि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो तो हम लिख सकते हैं एक्स अपॉन में बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई अपॉन में बी वाई इज इक्वल टू ए जेड अपॉन में बी जेड, ठीक है ना। ये हेल्प करेंगे आपको न्यूमेरिकल बनाने में। आप डायरेक्ट इनके हेल्प से आप न्यूमेरिकल को आसानी से बना सकते हैं। चलो ठीक है, यह है नंबर 4 प्रॉपर्टीज। नंबर 5 बोल रहा है कि यदि 3 वेक्टर हो, इफ 3 वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर प्रेजेंट इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में हो, ठीक है ना। देन सेम प्लेन, देन बोल रहा है कि इफ 3 वेक्टर्स वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर प्रेजेंट इन सेम प्लेन, यदि 3 वेक्टर एक ही प्लेन में प्रेजेंट हो, देन मान लो तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में प्रेजेंट हो, तब क्या होगा,
आपको वैल्यू पूछ रहा है किसका, पहले पूछ रहा है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, ओके। उसके बाद पूछ रहा है ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी, इस तीनों का वैल्यू फाइंड करना है आपको। बोल रहा है कि यदि वेक्टर तीन वेक्टर वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी तीनों एक प्लेन में हो, एक ही प्लेन में प्रेजेंट हो, ठीक है ना, तो बताइए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी की वैल्यू क्या होगी, बताइए क्या होगा। चलो देखो, हमने बताया था जब हम डायरेक्शन ऑफ एन कैप के बारे में बता रहे थे, तो हम बता रहे थे कि एन कैप का डायरेक्शन मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का डायरेक्शन उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों प्रेजेंट होंगे। समझ में आ रही है? जब हमने डायरेक्शन ऑफ एन कैप को पढ़ाया था ना आपको, तो हमने वहां पर बताया था कि एन कैप का डायरेक्शन उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों प्रेजेंट होते हैं, ओके। मतलब इस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर जो भी आएगा ना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, हमने मान लिया कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर कितना है, वेक्टर पी है। हमने मान लिया कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर है वेक्टर पी। एक सेकंड के लिए हमने मान लिया कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर पी है, तो वेक्टर पी का डायरेक्शन क्या होगा, तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी प्रेजेंट होंगे, ओके। चलो ठीक है। और उसके बाद वेक्टर पी डॉट वेक्टर सी निकालना है ना हमको। देखो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के जगह हमने मान लिया वेक्टर पी, और इनका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है, वेक्टर सी के साथ है। मतलब वेक्टर पी का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करना है, वेक्टर सी के साथ। चलो बताओ, हमने कहा कि वेक्टर पी उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो मतलब वेक्टर पी इस वेक्टर सी के भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि वेक्टर सी भी उसी प्लेन में प्रेजेंट है जिस प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी प्रेजेंट है। वेक्टर सी भी उसी प्लेन में प्रेजेंट है जिस प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी प्रेजेंट है। देखो ये लाइन बोल रही है इफ थ्री वेक्टर्स वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर प्रेजेंट इन सेम प्लेन, मतलब वेक्टर सी भी उसी प्लेन में है जिस प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी प्रेजेंट है। तो यदि वेक्टर पी वेक्टर ए और वेक्टर बी पर परपेंडिकुलर है, तो वेक्टर पी वेक्टर सी पर भी परपेंडिकुलर होगा। मतलब वेक्टर पी और वेक्टर सी के बीच का एंगल कितने डिग्री होने वाली है, तो 90 डिग्री होने वाली है। तो अब जानते हैं वेक्टर पी डॉट वेक्टर सी बराबर क्या हो जाएगा, पी सी कॉस थीटा हो जाएगा ना। और थीटा का वैल्यू क्या है यहाँ पर, थीटा का वैल्यू क्या है, पी सी कॉस वेक्टर पी और वेक्टर सी दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होगा ना, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। अब जानते हैं cos 90 डिग्री बराबर 0, इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना। इनकी वैल्यू तो 0 मिल गई। चलो इसका निकालो, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। अगेन सेम मेथड, हमने मान लिया वेक्टर बी, यहाँ पर देखो एरो का लाइन छूट गया ना, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर वेक्टर पी। हमने मान लिया कि वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर वेक्टर पी, हमने मान लिया अपनी तरफ से ना, ठीक है। और वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी का डॉट प्रोडक्ट करना है वेक्टर ए के साथ। हमने मान लिया वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर वेक्टर पी, इनका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करना है, तो वेक्टर ए के साथ। तो अगेन से वही बात कि ये जो वेक्टर पी का डायरेक्शन होगा ना, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी प्रेजेंट होता है। वेक्टर पी का डायरेक्शन उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिस प्लेन में वेक्टर बी और वेक्टर सी प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है ना। मतलब ये वेक्टर पी इस वेक्टर ए पर भी परपेंडिकुलर होगा, क्यों, क्योंकि वेक्टर ए भी उसी प्लेन में प्रेजेंट है जिस प्लेन में वेक्टर बी और वेक्टर सी प्रेजेंट है। मतलब वेक्टर पी वेक्टर ए पर भी परपेंडिकुलर होगा। मतलब वेक्टर पी और वेक्टर ए के बीच का एंगल कितना है, तो 90 डिग्री है। यहाँ से हम लिखेंगे वेक्टर पी डॉट वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा, तो पी ए कॉस थीटा हो जाएगा ना। वेक्टर पी डॉट वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा, पी ए कॉस थीटा, क्योंकि ये थीटा है, ये थीटा, पी ए कॉस थीटा हो जाएगा। अब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, थीटा की वैल्यू
90 डिग्री हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वेक्टर P वेक्टर A के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 डिग्री हो जाएगी ना। और जानते हैं cos 90 डिग्री बराबर 0, अगेन से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इनकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 0। इस तरह से इनका भी वैल्यू यदि फाइंड करोगे ना आप इनका भी वैल्यू फाइंड करना सेम मेथड से, इनका भी वैल्यू फाइंड करना, थोड़ा सोचना, और इनका भी वैल्यू फाइंड करना, इनका भी वैल्यू आपको क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। ठीक है ना। मतलब यदि वेक्टर A, वेक्टर B और वेक्टर C तीनों एक प्लेन में प्रेजेंट हो ना, तो इनमें से किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये बात आप याद रखिएगा। तो ये था प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। विश यू ऑल दी बेस्ट।